वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी सिटी ऑफ लाइज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है जॉनी डेप। मूवी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि रोड की साइड पे किसी का वेट कर रहा था। तभी यहाँ पे एक दूसरा आदमी कार लेके आ जाता है, जो फ्रैंक को टॉन्ट करने लगता है, जिससे इनके बीच में कहासुनी हो जाती है। तो फ्रैंक इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ से जाने लगता है, पर दूसरा आदमी उसकी कार को चेज करने लगता है, जिससे फ्रैंक की सनक जाती है, जो मौका पाके दूसरे आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो फ्रैंक अपना बैज शो करते हुए कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। इसकी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे काफी सारी पुलिस और डिटेक्टिव्स आ जाते हैं, जो विक्टिम की कार और बॉडी को चेक करने लगते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि ये बंदा भी एक पुलिस वाला था, जिसका नाम केविन है। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे हमारी स्टोरी का हीरो आ जाता है, जिसका नाम रसल पूल है, जिससे उसका चीफ बोलता है कि कोशिश करो कि इस मामले को जल्दी से रफा दफा कर दिया जाए। तो ये सुनकर रसल बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद हमें 18 साल बाद 2015 का सीन दिखाया जाता है, जहां अब रसल पूल रिटायर हो चुका है, जो अब अकेले ही अपनी लाइफ बिता रहा है। और फिर रसल एक रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जो कि 18 साल पहले हुए मर्डर से रिलेटेड थी। असल में 18 साल पहले एक मशहूर रैपर B.I.G का मर्डर हो गया था, जिसके केस को सॉल्व करने का काम रसल को मिला था, मगर वो नाकामयाब रहा। ऐसे ही एक दिन रसल के घर पे इन्वेस्टिगेट रिपोर्टर डारियस जैक्सन आता है, जो कि रसल का इंटरव्यू लेना चाहता है, पर रसल उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो डारियस को पहले से जानता है। तो डारियस रसल से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्रिस्टोफर वैलेस को, यानी कि B.I.G को 18 साल पहले किसने मारा था। तो ये सुनकर रसल डारियस को अपने घर से भगाने लगता है, पर डारियस के ज्यादा इंसिस्ट करने पे रसल सिर्फ एक ही सेंटेंस कहता है कि अगर एक व्हाइट गाय ब्लैक गाय को शूट कर दे तो इसमें व्हाइट गाय का फॉल्ट है या नहीं, और अगर है तो व्हाइट गाय को सजा होनी चाहिए या नहीं। तो ये सुन के डारियस काफी कंफ्यूज्ड है, तो वो रसल की बातों का जवाब नहीं दे पाता, जिससे इरिटेट होके रसल उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद डारियस खराब मूड से ड्रिंक करने चला जाता है, जहां उसका बॉस आके उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो डारियस कहता है कि आज मैं रसल पूल से मिलने गया था, जिसका मैं क्रिस्टोफर वैलेस मर्डर केस के ऊपर इंटरव्यू लेना चाहता था, पर वो बंदा तो पहेलियों में बात करता है जो मुझे समझ में नहीं आई। तो बॉस कहता है कि रसल पहले गजब का डिटेक्टिव हुआ करता था, मगर क्रिस्टोफर मर्डर केस ने उसकी लाइफ, उसकी रेपुटेशन, उसकी जॉब सभी की धज्जियां उड़ा दी। वो बेचारा पिछले 18 साल में इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। तो बेहतर होगा कि तुम रसल पे ध्यान मत दो, क्योंकि अब वो बस एक संकी बुड्ढा है। पर डारियस ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता, तो वो एक बार फिर से रसल के घर जाता है, जहां वो रसल से कहता है कि मुझे पता है कि 18 साल पहले तुमने लगभग क्रिस्टोफर मर्डर केस को सॉल्व कर ही दिया था, मगर तुम्हारे पुलिस वालों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सभी इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट्स और एविडेंस को फेक और बेबुनियाद करार कर दिया। तो ये सुनकर रसल को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें क्रिस्टोफर वैलेस एक पार्टी के बाद अपने घर लौट रहा था, पर तभी बीच रास्ते में किसी ने क्रिस्टोफर को भून डाला। वहीं प्रेजेंट में रसल डारियस से बात करने के लिए राजी हो जाता है। तो डारियस पूछता है कि तुम्हें क्रिस्टोफर मर्डर केस के बारे में पता कब चला था। तो रसल बोलता है कि मुझे उसके मर्डर के बारे में लगभग 1 महीने बाद पता चला था, क्योंकि उस समय मैं एक दूसरे केस पे काम कर रहा था, जिसमें एक व्हाइट कॉप ने एक ब्लैक कॉप को गोली मारी थी। इसके बाद रसल को 18 साल पुराना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहां वो ऑफिसर केविन और फ्रैंक की शूट आउट वाली जगह पे गया था। तो रसल का सुपीरियर उससे कहता है कि चाहे जो भी करो, इस मामले को जल्दी से रफा दफा करो। वैसे भी एक ब्लैक कॉपी ही तो मरा है, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये सुनकर रसल बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसका डिपार्टमेंट रेसिस्ट कॉप से भरा हुआ है। इसके बाद रसल अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, तो उसे इस केस पे और फ्रैंक पे डाउट होने लगता है। तो वो ऑफिसर फ्रैंक से बात करने चला जाता है, जहां फ्रैंक कहता है कि मैं 3 साल से एज अ अंडरकवर काम कर रहा था, मगर आज इस बेवकूफ आदमी की वजह से मेरा कवर ब्लो हो गया। और रही बात शूट आउट की, तो तुम किसी से भी पूछ लो, मैं तो चुपचाप जाना चाहता था, पर ऑफिसर केविन ने मेरा पीछा किया था, मानो वो मुझे मारना चाहता हो, तो मुझे सेल्फ डिफेंस में ऑफिसर केविन को मारना पड़ा। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि ऑफिसर केविन डेथ रो रिकॉर्ड के CEO सर्ज नाइट के लिए काम करता था, यानी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था। वैसे डेथ रो रिकॉर्ड्स एक म्यूजिकल बैंड है, जो कि क्रिस्टोफर वैलेस के B.I.G बैंड का राइवल बैंड है। और खास बात, ये इंसिडेंट क्रिस्टोफर वैलेस के मर्डर के 9 दिन बाद हुआ था।
इसके बाद हमें पता चलता है कि डेथ रो का सीईओ सर्ज नाइट एक गैंग मेंबर है जो कि एक मशहूर क्रिमिनल है। साथ ही डेथ रो उसका लेजिटिमेट बिजनेस है और उसके एरिया में मारपीट होना तो आम बात है। इसके बाद हमें मार्च 1997 का सीन दिखाया जाता है जहां डेथ रो के मेंबर्स मौज मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पति केविन को तुमने ही मरवाया है सर्च नाइट। तो ये सुनकर एक बैड गाय इस लेडी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ। पर लेडी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती तो रसल यहाँ पे आके इनको शांत कराने लगता है। तो रसल को यहाँ पे देख के बैड गाय उसे मारने की धमकी देने लगता है, जिस पर लेडी कहती है कि जब ये लोग मेरे पति को मरवा सकते हैं तो वो तुम्हें भी मरवा सकते हैं। तो ये सुनकर रसल काफी कंफ्यूज्ड है क्योंकि ऑफिसर केविन को तो ऑफिसर फ्रैंक ने मारा था। तो लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम सर्च नाइट के लिए सिक्योरिटी का काम करते थे, तो प्रोबेबली उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो केविन को देखना नहीं चाहिए था। एंड आई एम श्योर केविन को सर्च नाइट ने ही मरवाया है। तो रसल अपने बॉस से कहता है कि चीफ केविन मर्डर केस तो मेरा है ना, तो दूसरे ऑफिसर बिना मेरी इजाजत के केस में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। तो चीफ कहता है कि ये क्लियर हो चुका है कि ऑफिसर केविन डेथ रो के लिए काम करता था, तो वो एक क्रिमिनल हुआ जिसका मरने से किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम इस केस को बंद करने वाले हैं। तो ये जानकर रसल काफी नाखुश है। इसके कुछ दिनों बाद रसल को एक एफबीआई एजेंट कांटेक्ट करता है और स्पेशल पार्ट ये तो वही आदमी है जो केविन की वाइफ को धमका रहा था। तो ये आदमी कहता है कि मेरा नाम टेरिस है और मैं डेथ रो में अंडरकवर काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपने वर्क टाइम में कुछ ऐसे रिमर्स सुने हैं कि डेथ रो के ओनर सर्च नाइट के लिए कई सारे पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, जिसमें केविन भी शामिल था। एक स्पेशल रूमर भी सुनी है कि बीआईजी क्रिस्टोफर वेलेस को डेथ रो ने ही मरवाया है, जिसके लिए ऑफिसर केविन का मरना जरूरी था। अब डेथ रो का क्रिस्टोफर वेलेस और ऑफिसर केविन के मर्डर से क्या कनेक्शन है ये तुम ही पता कर लो। इसके कुछ दिनों बाद इंटरनल अफेयर्स के सामने पुलिस ऑफिसर फ्रैंक की सुनवाई होती है, जहां रसल फ्रैंक के क्राइम्स को प्रूव नहीं कर पाता कि वो असल में डेथ रो के लिए काम करता है। तो फ्रैंक का नाम क्लियर करके केस को बंद कर दिया जाता है। साथ ही रसल को रॉबरी होमिसाइड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उसे टीम के साथ क्रिस्टोफर वेलेस के केस को इन्वेस्टिगेट करना है। और यही वो केस है जो रसल की लाइफ को बर्बाद करने वाला है। इसके बाद रसल पूल को फ्रेड मिलर नाम का डिटेक्टिव ब्रीफिंग देने लगता है कि क्रिस्टोफर वेलेस को 6 गोलियां मारी गई थी, जो कि जर्मन मेड ग्रीको गन से चलाई गई थी। साथ ही मर्डरर एक ब्लैक सीडन कार चला रहा था। तो ये सब जानने के बाद रसल अपने पार्टनर से ये इन्फो शेयर नहीं करता कि इस मर्डर का ऑफिसर केविन और डेथ रो से कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसे अब किसी पे भी भरोसा नहीं है। पर जल्द ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि फ्रेड मिलर भी रसल की तरह एक अच्छा आदमी है। तो रसल कुछ दिनों बाद फ्रेड को बता देता है कि क्रिस्टोफर वेलेस दुनिया के मोस्ट पॉपुलर रैपर्स में से एक था, जिसे मारना इतना आसान नहीं था। और मैंने कुछ रूमर्स भी सुने हैं कि क्रिस्टोफर का मर्डर डेथ रो के सीईओ ने करवाया है। साथ ही इस मर्डर में कई पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं, एटलीस्ट ऑफिसर केविन, जिसके लिए उसे मार दिया गया कि कहीं वो अपना मुंह न खोल दे। वहीं प्रेजेंट में ये सब सुनकर डारियस काफी सरप्राइज्ड है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी इस डर्टी कॉप थ्योरी पे फ्रेड ने कैसा रिस्पॉन्स दिया था। तो रसल बताता है कि फ्रेड तो बस अपनी पेंशन बचाना चाहता था, तो उसने बिना हेजिटेशन मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा था कि मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है, मगर हम उन डर्टी कॉप्स का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में हैं। रसल कंटिन्यू करता है कि जल्द ही पुलिस वालों ने मेरी थ्योरीज को खारिज करने के लिए एक सस्पेक्ट ढूंढ लिया था, जिसका नाम डी मैक था। इसके बाद हमें 1997 नवंबर का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस इन्फो के हिसाब से डी मैक नाम के बंदे को अरेस्ट किया जाता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि ये बंदा भी एक पुलिस वाला है जो कि डेथ रो के लिए काम करता है। तो जब डी मैक का इंटेरोगेशन होता है तब एफबीआई एजेंट उसे कहता है कि तुम्हारे घर से जर्मन ग्रीको 9mm बुलेट मिली हैं, साथ ही वो सिडन कार भी, जो कि क्रिस्टोफर मर्डर में यूज हुई थी। पर न जाने क्यों ये सुनकर डी मैक हंसना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे पुलिस चीफ डी मैक के केस को भी बंद करवा देता है। तब जाके रसल को समझ में आ जाता है कि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। वहीं प्रेजेंट में रसल डारियस को बताता है कि वेलेस की फैमिली ने पुलिस डिपार्टमेंट पे केस फाइल किया था। तो अगर ये साबित हो जाता कि क्रिस्टोफर मर्डर केस में पुलिस वाले शामिल हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि क्रिस्टोफर एक टॉप रैपर था जिसका अर्निंग पोटेंशियल लगभग $1 बिलियन था। तो अगर इस केस में पुलिस गिल्टी साबित होती तो उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ती, वो भी $1 बिलियन, जिससे न सिर्फ एलएपीडी बल्कि पूरा सिटी ही बैंकरप्ट हो जाता। तो इस केस को दबाया जा रहा था। साथ ही मर्डर केस से रिलेटेड क्लूज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वो भी एलएपीडी द्वारा।
इसके बाद रसल डारियस से कहता है कि अपने पुलिस सोर्स के थ्रू डेथ रो की केस फाइल्स को निकलवाओ। तो डारियस ऐसा ही करता है, जिससे उसे फाइल्स में कुछ गड़बड़ मिलती है। इन फाइल्स में ऐसे मर्डर रिकॉर्डेड हैं जिनका डेथ रो से कनेक्शन है, मगर इनमें से मेजर पोर्शन कटा हुआ है। तो रसल बताता है कि LAPD के ऑफ ड्यूटी ऑफिसर डेथ रो के लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो जिस भी मर्डर इंसिडेंट के दौरान वो पुलिस ऑफिसर मौजूद होता था तो उनका नाम कट कर दिया जाता था, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपना नाम खराब होने देना नहीं चाहते थे। तो ये जानने के बाद डारियस सीधा अपने बॉस से मिलने जाता है, जो कि पुलिस के चीफ के साथ। तो डारियस पुलिस चीफ से पूछता है कि डेथ रो की फाइल से पुलिस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट को काटा क्यों गया है। तो बॉस कहता है कि डारियस, आजकल तुम रसल पूल से काफी मिल रहे हो। तो पुलिस चीफ भी कहता है कि रसल एक झूठा और पागल आदमी है जिसने पुलिस का नाम खराब किया है। तुम जानते भी हो, वेलेस की मदर ने LAPD पे जो केस डाला था वो रसल पूल की डर्टी कॉप थ्योरी पे बेस्ड था। तो ये सुन के डारियस बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर जब वो घर जा रहा होता है तब उसे एक पुलिस वाला बिना रीजन के अरेस्ट कर लेता है। तो डारियस समझ जाता है कि ये काम जरूर पुलिस चीफ का है। अगले दिन न्यूज़पेपर वाले डारियस की बिल करवा लेते हैं, पर डारियस को पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे क्रिस्टोफर वेलेस के इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया है। साथ ही उसे वार्निंग भी दी जाती है कि अगर उसने पुलिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की तो उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। तो डारियस को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो वो रसल के ओल्ड पार्टनर फ्रेड मिलर से मिलने जाता है, जहां ड्रिंक्स के दौरान डारियस को पता चलता है कि फ्रेड को फोर्सफुली क्रिस्टोफर केस से अलग करके रिटायर कर दिया गया। तो डारियस उससे डीमैक के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रेड मिलर बताता है कि डीमैक एक डर्टी कॉप था जो कि मर्डर में शामिल था, और स्पेशल पार्ट उसके प्रेजेंट टर्म में सिर्फ एक ही आदमी उससे मिलने आता था जो कि मर्डर सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल था, पर उसे न तो कभी अरेस्ट किया गया और न ही उसे इंटरोगेट किया गया। तो ये सुन के डारियस काफी कंफ्यूज्ड है। तो वो रसल के पास कंसल्ट करने चला जाता है, जहां वो रसल को अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने को कहता है, जिस पर रसल बताता है कि जब मुझे पता चला कि क्रिस्टोफर मर्डर केस में पुलिस वाले भी शामिल हैं, तो मैंने अपने बॉस को कांटेक्ट किया था, पर उसने मुझे झाड़ दिया। तो मैंने LAPD चीफ को कांटेक्ट किया था, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सामने LAPD के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, जिसका LAPD को बुरा लग गया, और फिर उन लोगों ने मुझे दिन रोज बुली करना चालू कर दिया। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से आउटकास्ट कर दिया गया, और ऐसा शो किया जाता था कि मैंने पुलिस फोर्स का न जाने कितना नाम खराब कर दिया है। इसके बाद रसल बताता है कि डेथ रो के लिए केविन और डीमैक के अलावा एक और पुलिस वाला भी काम करता था, जिसका नाम राफेल था, जो कि ड्रग चोरी किया करता था। तो जब मैंने एक दिन राफेल का पीछा किया था तो मैंने देखा कि राफेल ने एक आदमी को गोली मार दी है। साथ ही उसने विक्टिम की गन निकाल के अपनी कार पे गोली चला दी है, ताकि वो प्रूव कर सके कि उसने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है। तो ये देखने के बाद रसल राफेल को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर राफेल मौका पाके रसल की टांग तोड़ देता है। इसके बाद राफेल का इंटेरोगेशन होता है, जिसके बाद उसे कोर्ट ट्रायल में पेश किया जाता है। तो राफेल कबूल करता है कि वो एक करप्ट कॉप है। साथ ही उसके जैसे काफी सारे करप्ट कॉप्स डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो कि एक गैंग के लिए काम करते हैं, जिसका नाम रैम्बार्ट है। वहीं प्रेजेंट में डारियस काफी शॉक्ड होके पूछता है कि LAPD का सबसे बड़ा स्कैंडल रैम्बार्ट सिर्फ एक डिस्गाइज था, जो कि खुद LAPD ने तैयार किया था, ताकि वो लोग डेथ रो और क्रिस्टोफर वेलेस से अपने कनेक्शन को छुपा सकें। साथ ही इस स्कैंडल के लिए LAPD ने 70 करप्ट ऑफिसर को अरेस्ट किया था, मगर इतना बड़ा इंसिडेंट सिर्फ एक डायवर्जन था। तो रसल कहता है कि हाँ, राफेल के सभी बयान झूठे थे, मगर उन्हें कोर्ट में सच साबित कर दिया गया, जिससे ये साबित हो गया कि LAPD का डेथ रो से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी मेरी सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टिगेशन, मेरी सभी थ्योरीज उस आदमी के बयान से बर्बाद हो गई। मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास फ्रैंक था जिसने ऑफिसर केविन को मारा था। तो मैं फ्रैंक को लेके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास गया था, जहां मैंने साबित किया कि फ्रैंक भी रैम्बार्ट गैंग का पार्ट है, यानी वो भी केविन और राफेल का साथी है। तो ये लिंक सामने आया कि डेथ रो ने फ्रैंक के थ्रू ऑफिसर केविन को मारा था, क्योंकि पॉसिबली ऑफिसर केविन ने ही क्रिस्टोफर वेलेस को मारा था। तो ये सब जानने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने हमें फिर से केस डालने की इजाजत दे दी थी, जिससे बस हम कोर्ट ट्रायल में जाके ये प्रूव करने ही वाले थे कि पुलिस वालों ने ही क्रिस्टोफर वेलेस को मारा है। मगर हमारी बुरी किस्मत, लास्ट मोमेंट पे पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने हमें कोर्ट ट्रायल में शामिल होने ही नहीं दिया, जिससे मेरा पुलिस, लॉ और इंसाफ से भरोसा ही उठ गया। प्रेजेंट टाइम में डारियस और रसल क्रिस्टोफर की मदर से मिलने जाते हैं, जहां डारियस को पता चलता है कि मैडम ने एक बार LAPD पे केस डाला था, मगर इस केस में FBI शामिल हो गई।
जिन्होंने इस केस को मिस्टीरियल करार कर दिया। इसके बाद रसल बताता है कि जब मैं रिटायर होने वाला था उससे 2 हफ्तों पहले ही मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं न तो उस केस को सॉल्व कर पाया और न ही मैं उस डटी जॉब को करना चाहता था। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे इस फैसले से मेरी फैमिली इतनी रूठ जाएगी कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद रसल पूल एक दिन अपने सभी कलेक्टेड एविडेंस को लेके कोर्ट जाता है ताकि वो LAPD के खिलाफ फिर से केस फाइल कर सके, मगर उसके केस को खारिज कर दिया जाता है। तो ये जानकर रसल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो हार्ट अटैक से मारा जाता है। तो जब ये सब डारियस को पता चलता है तब वो डारियस की फैमिली से मिलने जाता है, जो रसल की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थी और यही हाल डारियस का भी था। तो वो अपने ऑफिस जाके डिटेक्टिव रसल पूल की स्टोरी को लिख के न्यूज़पेपर में छाप देता है, जिसे देखकर उसका बॉस खुश नहीं था। तो डारियस इज्जत से अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वो ऐसे आदमी के लिए काम करना नहीं चाहता जो कि पूरी तरह से करप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर वेलेस का केस अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, साथ ही 50% अफ्रीकन अमेरिकन केस अनसॉल्व ही रह जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।